हमारी क्लास 6 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरी एनसीईआरटी की सीरीज को कवर करेंगे वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर, और लाइन बाय लाइन आपको हर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में जहां से भी क्वेश्चन बना है और जहां से भी क्वेश्चन बनने के चांस है वो सारी बातें आपको इसमें कवर कराई जाएंगी। तो बहुत ही ध्यान से इसको अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है इतिहास का फ्रेंड्स, वो क्या है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब एनसीईआरटी की सबसे खास बात यह है कि हर लाइन का एक मतलब है। ठीक है, साइंटिफिकली हर लाइन लिखी गई है। जैसे क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये जो टाइटल है यही है इतिहास। ठीक है, कैसे समझो भाई। सबसे पहले जब भी हम इतिहास की बात करेंगे तो हमें क्या चीज़ पूछेंगे, क्या, यानी कौन सी घटना हुई, क्या हुआ। ठीक है, यह है इतिहास। फिर हम पूछेंगे कि हाँ भाई वो घटना अगर हुई तो कब हुई, ये हमारा दूसरा सवाल बनेगा। फिर उसी घटना के बारे में हम पूछेंगे कि कहाँ पर हुई ये घटना। ठीक है, फिर हम पूछेंगे कि भाई ये घटना कैसे हुई। तो अब ये देखो भाई, इतिहास में जो भी हम पढ़ते हैं तो इन्हीं 4 शब्दों के जवाब मांगने के लिए ही पढ़ते हैं, जानने के लिए ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी से इतिहास की शुरुआत होती है। ठीक है, यानी इतिहास क्या है भाई, किसी भी घटना, वो क्या घटना है, वो घटना कब हुई और वो घटना कहाँ पर हुई और वो घटना कैसे हुई। इन 4 सवालों के जो जवाब मिलते हैं वो इतिहास से ही हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बड़े ही ध्यान से समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से लिंक बाय लिंक एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ा जाता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें ट्विस्ट करके अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास एक टेबल है जिसमें एक लड़की है रशीदा। तो इसका इसमें सवाल क्या है वो हम देखते हैं कि भाई एक दिन वो अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। जैसे हम कभी भी अखबार पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि हाँ भाई 100 साल पहले ये घटना हुई थी। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट ले लो। तो अब हमारे मन में ये आएगा कि भाई कैसे हमें पता लगाए, कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। भाई इतने चीज़ें, इतना टाइम बीत गया तो पता लगाने का कोई तो तरीका होगा। तो अभी हमको ये देखना है कि भाई किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। पता लगाने का मतलब, अब अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो स्रोत, ठीक है ना, इतिहास के स्रोत, यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। अब अगर हम नॉर्मल बात करें कि भाई आज कल परसों की, तो हम बोलेंगे भाई रेडियो पे सुन सकते हैं कि कल क्या हुआ था, है ना। टेलीविज़न देख सकते हैं। ठीक है, अखबार पढ़ सकते हैं कि भाई 2-4 हफ्ते पुराना अखबार निकाला या जो भी अखबार के कटिंग्स वगैरह हैं तो उनको हम पता लगा सकते हैं कल परसों नरसों क्या हुआ था। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, मान लो 1 साल पुरानी बात हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जो भी कोई व्यक्ति है उससे बात करके जान सकते हैं कि जिसको कुछ याद हो। ठीक है, कि भाई पिछले साल क्या हुआ था तो उससे पता कर सकते हैं। अब 1-2 साल का तो चलो 2-4 साल 5 साल का पता कर सकते हैं कि हम किसी से बात कर ले, लेकिन अगर बात आ जाए कि भाई 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या हुआ था, तो वो चीज़ कैसे पता करें, वो इतिहास का स्रोत कैसे निकाले। ठीक है, तो हमारा जो अगला सवाल बनता है वो ये बनता है कि भाई अतीत के बारे में हम जो है जान कैसे सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इतिहास के बारे में एग्जैक्टली पता करना है तो हम कैसे जान सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अच्छी, अब सबसे पहले बात तो ये देखना है कि हमें जानना क्या होता है इतिहास में, यानी कि पुरानी चीज़ों में ऐसी क्या खास बातें हैं जो हमें जानने की ज़रूरी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो भाई लोग क्या खाते थे। ठीक है, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे, ये भी जाना जा सकता है। हम आखेटकों के, यानी शिकारी जो लोग हुआ करते थे, पशुपालन करने वाले जो पशुपालक थे, किसान थे, शासक जो थे, राजा महाराजा उस टाइम के, जो व्यापारी हुआ करते थे या पुरोहित हुआ करते थे, शिल्पकार हुआ करते थे, कलाकार हों, संगीतकार हों, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में, जो उस टाइम के वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनके बारे में हम हासिल जो जानकारियां हैं वो कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेला करते थे। ठीक है, यानी कि यही सब इतिहास है कि पुराने जीवन के बारे में जानकारी हासिल करना। ठीक है, तो जो भी सवाल है कि कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक उस टाइम पे, मनोरंजन जैसे हमारे आजकल बहुत साधन है, उस टाइम की क्या हुआ करते थे, या कौन कौन से संगीत गीत गाया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी सवालों का जवाब जो है हमारे अतीत में हम जान सकते हैं। अब सबसे पहली बात अगर हम शुरुआत करें तो जो बेसिक सवाल इसमें पूछा जाएगा कि भाई अगर हम इतिहास की बात करें, लोग रहते कहाँ थे। सबसे पहले तो रहने का ही काम चालू होगा ना भाई। कोई भी जो सभ्यता है सबसे पहले तो बसेगी जब, कहाँ रहती थी, तो वो सवाल ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब इसमें बोला हुआ है कि मानचित्र दिया हुआ है पेज नंबर 2 पर कि एक नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। इसमें ये जो है मानचित्र है
और यहाँ पर हमारी बात की हुई है किसकी, नर्मदा नदी की, ये रही, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहा है। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन हो गया कि भाई नर्मदा नदी कहाँ पर है, देख लो यार नर्मदा नदी। अब हम कहेंगे कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ से देखो नर्मदा नदी, ठीक है। अब इधर से विंध्य पहाड़ियाँ हो गई, इधर सतपुड़ा, इधर ताप्ती नदी, इधर सोन नदी, इधर महानदी, इधर गोदावरी, और इधर बीच में नर्मदा नदी, जिसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे हम कि भाई अगर हम कई लाख वर्ष पहले की बात करें तो लोग इस नदी के तट पर जो है कई लाखों वर्ष पहले से रह रहे हैं। देखो कोई भी जो सभ्यता है उसको जीवित रहने के लिए, चलाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है पानी, क्योंकि जल ही जीवन है, ये हमने सबने सुना है। तो भाई नदियाँ जो है वो जल का एक उत्तम स्रोत हुआ करती थी, इसीलिए कोई भी सभ्यता हो वो हमेशा नदियों के किनारे ही फली फूली है, ठीक है। तो यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग हुआ करते थे उनमें से कुछ जो है कुशल संग्राहक थे। संग्राहक, अब ये ध्यान रखना, अभी पूछ भी लेते हैं कि भाई जो पुराने टाइम के लोग जो हुआ करते थे उनके खाने पीने का क्या स्रोत हुआ करता था, तो ये एक संग्राहक हुआ करते थे। संग्राहक का मतलब, संग्राहक वर्ड बना है संग्रह से, यानी इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब क्या होता था कि भाई आसपास के जो जंगल की विशाल संपदा थी, आसपास के जंगल ही जंगल हुआ करते थे, तो उसमें जो भी जंगल से रिसोर्सेज यानी संपदाएं मिलती थी तो उसके लिए, चाहे भोजन के लिए अपने इकट्ठा करते थे, ठीक है। जड़ों से हो गया पेड़ों की, ठीक है, फलों से हो गया, फल वगैरह इकट्ठा किया, या जंगल की जो लकड़ियां हैं वहाँ से कोई वनस्पतियाँ, दवाइयाँ, बहुत सी चीज़ें जंगल से मिलती हैं। तो ये लोग क्या करते थे, संग्रह करते थे, इसीलिए इनको क्या कहलाया जाता था, संग्राहक कहा जाता था। और साथ ही साथ वे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये ध्यान रखना, दो सोर्स थे उनके खाने पीने के। पहला तो संग्राहक हुआ करते थे पुराने जो टाइम की अगर हम बात करें, दूसरा शिकार भी करते थे उसमें। तो दो चीज़ें उनके भोजन के मुख्य स्रोत हुआ करते थे। अब क्वेश्चन इस पे बना हुआ है कि भाई पुराने टाइम पे लोग जो है उनके जीविका का जो है प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था, तो संग्राहक हुआ करते थे और क्या करते थे, शिकार भी करते थे। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हम देखें उत्तर पश्चिम की ओर, तो उसमें सुलेमान की पहाड़ियां हैं, किरथर की पहाड़ियां हैं, किधर, उत्तर पश्चिम की तरफ। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है, इधर ये पश्चिम हो गया। तो इस डायरेक्शन में इन दोनों के बीच में जो है वो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां लगभग, अब देखो यहां से भी ध्यान देना, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ ये जैसी फसलें उगाना आरंभ किया। अब यहां देखो भाई, ध्यान देना, गेहूं, ठीक है, और जौ, ये है भाई सबसे पुरानी फसलें, ठीक है। ये ध्यान रखना जो उगाई जाती थी, पूछते हैं एग्जाम में कि भाई कौन सी पुरानी फसल जो है सबसे पहले उगाई गई, तो गेहूं और जौ। क्लियर है। अगला देखते हैं कि उन्होंने भेड़, अभी ध्यान देना, ये देखो यहां से भी सवाल बनते हैं कि भाई कौन कौन से जानवर पाला करते थे, तो भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय बैल हो गया। तो इस तरीके के जो पशु होते थे इनको पालतू बनाना शुरू किया स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि ये लोग गाँव में रहते थे, जनरली गाँव का कल्चर स्टार्टिंग में ज़्यादा पॉपुलर था। अब हम बात करें उत्तर पूर्व में जो है गारो, इधर से ये उत्तर, ये पूर्व, तो इधर जो हमारा मेघालय वगैरह का इधर हिस्सा है, गारो खासू जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं। मध्य भारत में बात करें अगर हम सेंटर में, तो विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं वो सेंटर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसी जगह है जहाँ पर खेती का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया जाता था, ये ध्यान रखना, गारो में, विंध्य पहाड़ियों में, ये जो दो जगह हैं खासकर, यहाँ सबसे पहले क्या उगाया गया, चावल, ठीक है ना, राइस। तो सबसे पहले ये उगाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। मैप आप लोग देख सकते हो, ये मैप एक इंपॉर्टेंट मैप है, ठीक है। इधर हमारा देखेंगे अगर हम ध्यान से, तो जो गारो की पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है, और इधर सेंटर में जो है हमारे विंध्य की पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। तो ये चावल की बात की है, तो इन दो जगहों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो इसमें बात की गई है मैप के ऊपर ही, ठीक है, कि जो मानचित्र है इस पर सिंधु नदी दिख रही होगी आपको, और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, ठीक है। सिंधु और सहायक नदियाँ जो हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो ये देखो भाई, अगर हम इस मैप में जाएं तो ये रही आपकी जो है सिंधु नदी, ये वाली, और इसकी जो सहायक नदियाँ देख रहे हो, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सब इसमें आकर के मिल रही हैं, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब अगर हम आगे इसमें बढ़ें तो सहायक नदियों की बात कर रहे हैं, तो ये वैसे सिंपल है, बट फिर भी सहायक नदियाँ उन्हें कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। मतलब छोटी नदियाँ जो जाके बड़ी नदी में, जिस नदी में मिल जाती हैं, तो वो जो छोटी नदी होती है वो बड़ी नदी की क्या कहलाती है, सहायक नदी। लगभग
4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, कौन कौन सी खासकर नदियों की बात की गई है? गंगा और इसकी सहायक नदियों, इसके किनारे। ठीक है, समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व। अब यहाँ से फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई नगरों के विकास की जो परंपरा है वो 2500 वर्ष पूर्व जो है शुरू हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जो गंगा नदी है और इसकी सहायक नदी सोन, तो ये ध्यान रखना गंगा नदी की सहायक नदी है सोन। ये एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी की सहायक नदी सोन। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है ना भाई, गंगा के दक्षिण में, साउथ में, यानी ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ में। तो गंगा नदी के जो नीचे का हिस्सा हुआ करता था उसको क्या कहते थे? मगध। ठीक है, और मगध जो है, जैसे हमने सुना होगा मगध में चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद वगैरह, चाणक्य वगैरह, वो सब मगध से ही रिलेटेड थे। ठीक है ना, जब जो सिकंदर था आक्रमण किया था तो उस टाइम पे भारत में मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, पर इसमें बात की गई है मगध की। ठीक है, जो कि गंगा के दक्षिण में हुआ करता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, तो लोग जो है वो सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ठीक है ना, लोग क्या करते थे, एक हिस्से से जो है दूसरे हिस्से में जाते रहते थे। ठीक है, जैसे हमारा इसी से जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी जो स्थानांतरित कृषि है कि भाई एक जगह खेती करी फिर दूसरी जगह चले गए, वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता था, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों में भी लोग चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, रेगिस्तान में भी जाते थे, नदियों में भी जाते थे और समुद्रों में भी जाते थे। इसके कारण जो उनकी यात्रा होती थी वो जोखिम भरी होती थी। ठीक है, क्योंकि उस समय तो इतनी सुविधाएं थी नहीं। ठीक है ना, तो उस समय सुविधाओं की कमी हुआ करती थी और जो क्षेत्र होते थे बड़े दुर्गम हुआ करते थे। ठीक है, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, यात्रा वो लोग करते थे किसी न किसी साधन से। अब करते क्यों थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर लोग? कभी कभी तो लोग काम की तलाश में, तो कभी जो है प्राकृतिक आपदाओं, यानी एक जगह पे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो इस वजह से भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाना पड़ता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। ठीक है, कभी कभी युद्ध वगैरह के लिए भी जाते थे कि भाई अपने इलाके का विस्तार करने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए राजा जो है पड़ोसी राज्य पे आक्रमण कर देता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में भी जाते थे और मूल्यवान वस्तुएं लेकर के एक स्थान से, मैंने व्यापार की भी बात कर रहा है कि भाई जो व्यापार उस टाइम पे भी होता था, बिजनेस, वो समुद्री मार्गों से हुआ करता था। तो अपने साथ जो है वो जहाज़ों में सामान को लाद के, जो भी नौकाएं वगैरह हुआ करती थी उस टाइम के हिसाब से, लोग उसमें अपना सामान लेके दूसरी जगह पे बेचने वगैरह के लिए भी जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो है लोगों को शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में, जैसे हमने देखा होगा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तो वो भी एक गांव से दूसरे गांव में, कभी वैशाली, कभी लिच्छवी, जो भी गणराज्य हुआ करते थे वो जाया करते थे अलग अलग जगहों पे। ठीक है, कस्बे से दूसरे कस्बे में। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में भी उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। कुछ लोगों को ऐसा होता था कि भाई मुझे कोई नया स्थान खोजना है। ठीक है, नया स्थान लोगों के अंदर खोजने की प्रकृति रही है, तभी भाई अमेरिका की खोज हुई, भारत को भी खोजा, ऐसे करके अलग अलग जगहों को लोग खोजा करते थे कि उनमें मैं रहता था, देखते थे ना भाई कि कभी चाइनीज़ यात्री आया करते थे, कभी अरब से यात्री भारत में आया करते थे। ठीक है, तो अलग अलग जगहों के यात्री जो है वो अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, खोज को बढ़ाने के लिए जगहों को जो है एक्सप्लोर किया करते थे। और इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात कह रहा है छोटी सी बात, बट अगर हम उसको ध्यान से देखें तो एक इंपॉर्टेंट बात है। कैसे कि भाई जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनमें आपस में संस्कृतियों का आदान प्रदान होता था कि भाई मान लो बाहर के अगर अरब के लोग आए तो अरब की जो संस्कृति है वो इंडिया में लेके आए, वहाँ के जो कल्चर हुआ करता था, फिर यहाँ से जो कल्चर मिला वो वहाँ पर ले गए। ठीक है ना, जैसे कि भाई भारत में जो शून्य की खोज थी तो उसको फिर धीरे धीरे अरब लोगों तक पहुँची वो बातें, और फिर वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे पहुँचने लग गई। तो यानी कि कल्चर का जो आदान प्रदान हुआ करता था वो हुआ करता था यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये मैप में बताया हुआ है कि भाई दक्षिण एशिया जो है आधुनिक, अगर हम बात करें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता और बाकी एशिया के समुद्री पहाड़ियों पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप, अब देखो एक बात या ध्यान रखना, उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीप का एक छोटा हिस्सा। ठीक है ना, उसे उपमहाद्वीप कह दिया। जैसे दक्षिण एशिया जो है वो क्या हो गया? एक उपमहाद्वीप हो गया। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझाया उपमहाद्वीप क्या होता है। भाई एशिया पूरा एक महाद्वीप हो गया, ठीक है, वो बहुत बड़ा महाद्वीप हो गया, सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। अब उसके अंदर हिस्सा हो गया दक्षिण एशिया। ठीक है ना,
तो दक्षिण एशिया जो है वो क्या हो गया, उपमहाद्वीप हो गया, यानी कि महाद्वीप से छोटा, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि भाई पुराने टाइम पे लोग यात्राएं करते थे, उनको भी ऐसा होता था कि भाई किसी जगह पे जाएं और नई जगह को खोजें, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि लोग जो है एक दूसरे के विचारों से अवगत हुआ करते थे, उनको एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार मानचित्र वन को देखो। जो मानचित्र अभी हमने देखा था कि भाई किस तरीके से उसमें पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी ये देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र, ये भी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो बाउंड्री बनाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सीमा। बाउंड्री दो तरीके की हो गई, एक तो हो गई सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड यानी कि भाई जबरदस्ती की बनाई हुई, इंसानों ने बना दी ना, ठीक है, दो देशों के बीच में बाउंड्री लाइन वाइन खींच दी, ठीक है, तो सुपर इम्पोज्ड हो गई। एक होता है भाई प्राकृतिक, कि भाई पहाड़ आ गया बीच में दो देशों के, नदियाँ आ गई, तो वो प्राकृतिक बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो ये फर्क होता है दोनों में, क्लियर है। तो हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, फिर भी ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, यानी मन में अगर चाह हो तो रहा है। लोगों को आसान नहीं था भाई पहाड़ को चढ़ के चले जाए दूसरे पार, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े ना हेलीकॉप्टर हुआ करते थे कि भाई उड़ के चले गए या इधर से उधर चले गए। उनको तो चल के और पूरी मेहनत करके संसाधनों के अभाव में पार करना पड़ता था, पर फिर भी उन्होंने पर्वतों की जो ऊंचाइयाँ थी उसको छू सके, गहरे समुद्रों को भी पार कर सके, ठीक है। और उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और यहीं बस गए कुछ लोग, ठीक है। नहीं, लोगों के इसी आवागमन ने हमारी जो सांस्कृतिक कल्चर जो था हमारा, उसको क्या करा, और समृद्ध किया और उसको बढ़ाया, ठीक है। तो भाई जितना ज़्यादा लोग एक दूसरे से घुलने मिलने लगे, उतना ही हमारा जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, उसको बढ़ावा मिला, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यानी संगीत जो है पुराने टाइम से ही प्रचलित है, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे को अपनाते रहे हैं, ठीक है ना। भाई जैसे इंडिया में हमने देखा कि बहुत सारे पुर्तगाली जो है अपने साथ कई चीज़ें लाए, अंग्रेज अपने साथ कई चीज़ें लाए, फिर वो यहाँ भी उगाई जाने लगी, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें उसमें से अच्छी थी, कुछ चीज़ें बेकार भी थी, जैसे तंबाकू वगैरह भी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लोग एक दूसरे के जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उससे प्रभावित हुए, और साथ ही साथ जो दूसरे देश की जहाँ पर जाके बसे, तो दोनों ही देशों की जो संस्कृति थी उसको समृद्धि मिली, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे देशों के नाम के ऊपर, ठीक है। अब देखो, देशों के नाम पे भी क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में, ठीक है ना, कि आज देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द की अगर हम बात करें तो हमारे जो देश है उसको इंडिया या भारत दो नाम हो गए। अब बात करेंगे इंडिया जो ये है कैसे इसका नाम पड़ा। भाई एक इंडस शब्द होता है, इसी से निकला है इंडिया, जिसे संस्कृत में ना इंडस का मतलब होता है सिंधु, जो नदी है, ठीक है। अब अपने एटलस जो उसमें ईरान और अगर यूनान देश की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ईरान और यूनान इनका पता लगाएं तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम जो हमारा ये हिस्सा है इस तरफ से, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट से, इधर की ओर से आने वाले जो ईरानी हुआ करते थे और यूनानी, इन्होंने सिंधु को हिंदोस कहा, ठीक है, हिंदोस या इंदोस, किन्होंने, यूनानियों ने और ईरानियों ने, ठीक है। और इस नदी के पूर्व में, यानी इस तरफ का जो हिस्सा था, ठीक है, इधर की तरफ का जो भी हिस्सा था पूर्व में, उस प्रदेश को जो भूमि प्रदेश होता था उसको इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कई बार कि भाई इंडिया जो शब्द है वो किसने दिया भारत को, तो ईरानियों और यूनानियों की जो देन है वो इंडिया है, ठीक है। अब हम बात करें भारत की, तो भारत नाम का जो प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, यानी एक ग्रुप था, लोगों का एक ग्रुप था उत्तर पश्चिम में ही रहने वाले लोगों का, तो उसको क्या कहा जाता था, भरत कहा जाता था, कबीला, ठीक है ना, यानी लोगों का एक ग्रुप था ये भरत। तो उसी के नाम पर जो है ये पूरे उसका नाम भारत पड़ गया, ठीक है। तो अब ये ध्यान देना है इसमें कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी, अब ये ध्यान देना, फिर ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो 3500 वर्ष पुराना है लगभग, ठीक है, सबसे पुराना वेद है ये, तो वो इसके अंदर भी इसका जो भरत समूह है इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो जब इस समूह का है तो बाद में फिर इसी कबीले के नाम पर ही जो है इस पूरे देश का नाम भारत पड़ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई अतीत के बारे में कैसे जाने कैसे हम अतीत के बारे में। तो अतीत के बारे में जानकारी जो है ना हमें कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि अतीत में जो लिखी गई पुस्तकें हैं, ठीक है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इतिहास की पुस्तकें, इतिहास को जानने के लिए, ठीक है, इनको पढ़ना। दूसरा, पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं।
अब ध्यान देना, पांडुलिपि क्या है? जो किताबें हाथ से लिखी गई है। पुराने टाइम में भाई ये तो हुआ नहीं करता था प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, तो लोग हाथ से ही लिखा करते थे, तो उसी को क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। ठीक है। अंग्रेजी में जो पांडुलिपि है, इसके प्रयुक्त होने वाले, इसको अंग्रेजी शब्द जो है पांडुलिपि का क्या हो गया? मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया। ठीक है ना, पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कह दिया। लैटिन भाषा से शब्द निकला है मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से। ठीक है, हाथ से निकला है। और पांडुलिपियाँ जो है, यानी जो हाथ से लिखा जाता था, किस पे लिखा जाता था? उस टाइम पे भाई पेपर ऊपर नहीं होते थे ऐसे कि यहाँ लिखने लग गए, कलम पेन उठाया। ताड़ के जो है ना, ताड़ वृक्ष होते हैं, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उस पर लिखा जाता था। या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक भूर्ज नाम का जो पेड़ हुआ करता था, भोज, उसकी छाल पर लिखते थे। पेड़ की जो छाल होती है उस पर भी लिखा जाता था विशेष तरीके से। ठीक है ना, तो ये सब जो है पांडुलिपियों के ऊपर बात की गई है। ठीक है। अब ये देखो, एक इसमें नीचे दे भी रखा है कि भाई ये पांडुलिपि है, 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। और ये ताड़ के पत्ते जो होते हैं, ताड़ वृक्ष, उसको काट कर उसके 2 अलग अलग हिस्से करके उनको एक साथ बांध दिया जाता था, पेजों को ज्वाइन कर दिया जाता था। या भूर्ज पेड़ है, उसकी छाल से ऐसी पांडुलिपि यहाँ पे बनाई जा सकती है। अभी हम देखते हैं कैसी पांडुलिपि है। तो ये देखो, ऐसे लिखा करते थे। अभी ये पेज हो गया। ठीक है ना, भूज या ताड़ के वृक्ष के पत्तों के। इधर छेद भी दे रखा है, किस लिए दे रखा है? ये बांधने के लिए भाई, ज्वाइंट करके एक पूरी किताब बना देंगे ना। ठीक है, तो ये तरीका है कुछ इस तरीके से, पेड़ की छाल पे लिखते थे। ये क्या हो गया? पांडुलिपि हो गया एक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा। तो इतने वर्षों में हमने देखा कि जो ये पांडुलिपि हुआ करते थे, तो अब इनको क्योंकि यार पेड़ जो है उनकी छाल से लिखा है, तो उसको तो पेड़ की छाल को कीड़े भी खा लेते थे काफ़ी सारों को। तो और काफ़ी सारे जो हमने देखा है कि भाई आक्रमणकारी जो विदेशकारी जाते थे, उन्होंने भी नष्ट कर दी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं है खत्म हो गई सारी, आज भी हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों, विहारों, जैसे बौद्ध विहार वगैरह होते थे जहाँ पे ये लोग रहा करते थे, बुद्धिस्ट लोग, या जैन विहार भी होते हैं, तो उनमें आज भी सुरक्षित हैं, जो गुफाएं वगैरह बना करके अंदर से रखी गई थी। तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, यानी धर्म से रिलेटेड बातें जो है, व्यवहार, राजाओं का उस समय के जीवन क्या होता था, दवाइयाँ, विज्ञान आदि विषयों के बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसमें चर्चा मिलती है। अब कोई भी पुस्तक या कोई भी चीज़ लिखी जाती है, तो उस समय के जो भी चल रहा होता है उस टाइम का, वो सारी बातें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। ठीक है, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, संस्कृत भी उस टाइम पे चला करती थी, उसमें भी कई सारे नाटक लिखे मिलते हैं। अब ध्यान देना, संस्कृत में, प्राकृत भाषा में और तमिल भाषा में। प्राकृत का जो है वो प्रयोग आम लोग करते थे। जैसे आज के टाइम में मान लो अपन, कुछ लोग हिंदी करते हैं, कुछ लोग तमिल करते हैं, तो ऐसे उस टाइम की जो ज़्यादातर यू कह लो लोकल लैंग्वेज, संस्कृत तो कुछ इलीट पीपल जानते थे, मैंने पढ़े लिखे लोग कह लो। जैसे भाई आजकल इंग्लिश के बारे में बोल दे तो भाई पढ़े लिखे लोग या जो भी उस तरीके से जानते हैं, लेकिन हिंदी सभी लोग अपनी आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं। तो उस टाइप पे जो प्राकृत है, एक तरीके से आम लोगों की भाषा हुआ करती थी, जो कि प्रयोग की जाती थी। तो ये जो लेख हैं, ये संस्कृत भाषा में, प्राकृत, तमिल और इन बेसिकली इन 3 भाषाओं में जो है देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे लेख जो है पत्थर पर भी, अभी तक हमने देखा था कि भाई जो पांडुलिपि हुआ करती थी वो या तो पेड़ की छाल या पेड़ के जो पत्ते हुआ करते थे उन पे लिखे जाते थे। अभी हमको एक नई चीज़ मिली है कि पत्थर अथवा धातु पर भी, ठीक है ना, जो उस टाइम की धातुएं हुआ करती थी, सोना चांदी या जो भी उस टाइम पे चलती थी, तांबा वगैरह, उस पर भी लिखे जाते थे लेख। और धातु पर, और सबसे पहले तो भाई पत्थर और इस पर लिखा होगा, पत्थर पे नहीं, मतलब उससे पहले हमने देखा था पांडुलिपियाँ जो है वो पेड़ की छालों पे या उस पर लिखी जाती थी। लेकिन अब पेड़ की छाल में हमने एक देखी थी, दिक्कत इन्वॉल्व हुई थी। अब ये दिखा रहा है यहाँ पर किस तरीके से इंसान अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है खुद को विकसित करता है। तो सबसे पहले उस पर लिखा है छाल वगैरह पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि भाई कीड़े वगैरह लग गए या नष्ट हो गए प्राकृतिक आपदाओं वगैरह में, तो भाई लोगों ने सोचा अब इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाए कि परमानेंटली ये लंबे टाइम तक स्टोर करके रखी जा सके। तो पत्थर और धातुओं पर भी लिखना चालू करा, क्योंकि वहाँ पे अपेक्षाकृत जो है सतह जो होती थी पत्थर की, वो तो हार्ड होती थी, तो उसमें क्या करते थे, उत्कीर्ण करते थे, यानी एकदम जैसे छपाते थे उस चीज़ को। ठीक है ना, ये देख रहे हो जैसे आप लोग, इसमें शब्द क्या है, उत्कीर्ण है, छाप एक तरीके से मिल रही है। कभी कभी जो शासक है या अन्य लोग अपने आदेशों को, भाई जो भी राजा होता था अगर आदेश देना है जनता को, उसको कुछ बताना है, तो भी इस तरीके के जो है वो लेख लिखवाया करते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन भी कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी ऐसे मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। यानी राजा रानी, राज परिवार के सदस्य या जिसे भी अपना मैसेज भेजना होता था,
लोगों को, तो इस तरीके से उस टाइम पे भेजा जाता था। जैसे भी ये दिया हुआ है चित्र 2250 वर्ष, ठीक है, इतना पुराना है ये, और कहाँ से, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है ये अभिलेख, ठीक है। और इस अभिलेख में अशोक का नाम, जो अशोक नाम के सम्राट हुए हैं, जो अशोका द ग्रेट, उनके जो आदेश हैं वो इस पर लिखे गए हैं, ठीक है। अभी हम अशोक के इंस्क्रिप्शंस जो शिलालेख हैं उनको भी पढ़ेंगे, बट इसमें एक चित्र उसका दिया हुआ है कि किस तरीके से लोग उस टाइम पे अपने जो आदेश हैं या अपनी जो मैसेज हैं उसको लोगों तक पहुंचाया करते थे। जब भी हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना भाई। कुछ भी लिखना हो, जैसे हिंदी लिखना है तो उसकी देवनागरी लिपि हो गई ना, लिपि, स्क्रिप्ट। तो लिपियाँ जो है अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं, ठीक है। जैसे हड़प्पा वगैरह में संकेत वगैरह से लिखे जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है पिक्टोरियल लिपि हुआ करती थी, यानी पिक्चर बना करके हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का, देखो यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट बात बताइए कि भाई कुछ लिख रहे हैं तो लिपि का, कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस अभिलेख में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, अब ये ध्यान देना भाई कि इसमें उस टाइम पे जो अफगानिस्तान है ना, उसमें यूनानी कल्चर ज़्यादा फॉलो करते थे, यूनानी लोग वहीं पे पहुँचे थे, और अरामेइक उनकी एक लिपि हुआ करती थी। ये दो लिपियाँ जो है ना, ये अफगानिस्तान में मिली हैं। तो अभी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी उठ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि अशोक की ऐसे शिलालेख कौन से हैं या कहाँ से मिले हैं जो यूनानी और अरामेइक भाषा में है, तो हम कहेंगे अफगानिस्तान से। या उसका उल्टा हो गया कि भाई अफगानिस्तान से में किस भाषा में अशोक के जो शिलालेख है वो प्राप्त हुए हैं, तो अब हम कहेंगे कि भाई वो यूनानी और अरामेइक भाषा में प्राप्त हुए हैं। तो ये इसमें इस तरीके से जो है क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि भाई किस इस तरीके के कई जो अभिलेख हैं वो मिला करते थे, ठीक है। उस पर जो लोग हैं वो पत्थरों पे भी लिखवाया करते थे, जैसे हमने एक अशोक का एग्जाम्पल देखा। तो अब अगर आगे हम देखते हैं, ठीक है, कि कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा रानियों, ये हमने देख लिया था कि स्त्री पुरुष और अपने जो भी कार्य होते थे राजा रानी, वो इसमें लिखवाया करते थे, ठीक है। प्राय शासकों की लड़ाइयाँ, अर्जित विजयों का लेखा जोखा हुआ करता था। जैसे उस टाइम पे होता था कि भाई कोई राजा जो है, जब युद्ध होता था तो मान लो कोई राजा विजयी हुआ, तो वो उस विजय की याद में, ठीक है ना, कि भाई जो मेरी जीत है वो मेमोरेबल बन जाए, उसके लिए फिर वो शिलालेख बड़े बड़े लिखवाया करते थे, ताकि उसको लोग जो है उसके बारे में जान सके, पढ़ सके, ठीक है। तो इसलिए भी ये उद्देश्य हुआ करते थे। तो ये ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि भाई किन किन उद्देश्यों से जो है शिलालेख लिखवाए जाते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे की कि इसके अतिरिक्त जो अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, यानी जो पुरानी वस्तुएं इतिहास की जो होती हैं उनको अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों, यानी जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे हड़प्पा की खुदाई से निकली ना चीज़ें, तो वहाँ से जो भी हथियार, औजार, बर्तन, वो सब जो पुरातत्वविद हैं वो उसकी खोज करते हैं, और उन चीज़ों के आधार पर फिर ये सब इतिहास के स्रोत हैं, उन चीज़ों के आधार पर वो पता लगाते हैं कि भाई वो लोग इन सामानों का किस तरीके से यूज़ करते थे, उस समय का क्या कल्चर हुआ करता था, ठीक है। तो ये सब जो है इतिहास के स्रोत हैं। जैसे भी इसमें दिया भी हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है ना, एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरीके के मटके, ठीक है ना, लगभग जो है 4700 साल पुराना मटका है भाई, ठीक है। तो इस तरीके के पात्रों का प्रयोग होता था, देखो, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो बढ़िया कलाकृति भी बना रखी है, बीच में डिजाइन वगैरह, सुराही जैसी चोंच बना रखी है ताकि अंदर पानी जो है बढ़िया ठंडा गर्म रह सके, ठीक है। और दाएं तरफ देखोगे तो जैसे चांदी का सिक्का है, इस तरीके से सिक्के हुआ करते थे, चलते थे, जैसे आजकल के टाइम में रुपया कॉइन चलते हैं, तो ऐसे सिक्के हुआ करते थे उस टाइम पे। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। आज हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से किस तरीके से भिन्न है भाई, इस टाइम की लिपि कुछ और थी, इस आजकल की लिपि कुछ और है। ये सिक्के हो गए, ये बर्तन हो गए, अब इनको देख करके जो है हम पता लगाएंगे कि भाई उस टाइम पे लोगों की किस तरीके की टेक्नोलॉजी होती थी, किस तरीके का उनका रहन सहन होता था, ठीक है। तो सिक्के की जो प्राप्ति है उसके लिए क्या करते हैं कि सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन हो गया, खुदाई वगैरह करते हैं, ठीक है ना। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की भी बनी हुआ करती थी, ठीक है ना, कि कुछ पक्की मिट्टी यानी मिट्टी को जो है आग से पका के फिर उनको एक मजबूत शेप देने के लिए बनाया करते थे। तो ये चीज़ें कठोर और जल्दी से नष्ट ना वाल, मतलब भाई कठोर चीज़ें थी तो वो टिकी रह गई। अब मेटल वगैरह है वो काफ़ी लंबे टाइम तक टिक जाता है, और जो पक्की मिट्टी से बनी हुई जो ये सब थे अपने पोर्ट्स वगैरह, ये भी टिक गए। तो ये जो है आज के टाइम पे जब खुदाई करते हैं इतिहासकार या पुरातत्वविद तो उनको मिलता है, ठीक है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, यानी फॉसिल्स।
जो ये सब उनको जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग खाते क्या थे, भाई शिकार करते थे तो किस तरीके के जानवरों का करते होंगे, जो उस टाइम पे पाए जाते थे उनकी हड्डियाँ वगैरह अवशेष वगैरह जो है आज के टाइम में जब निकलते हैं तो पता चलता है कि भाई वो किस तरीके के उनके भोजन हुआ करता था पुराने लोगों का। और वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाए हैं, क्योंकि वनस्पतियों के तो भाई देखो जैसे चावल और ये खेती वगैरह की चीज़ें तो थोड़ी बहुत ही बच पाई होंगी, अगर बच पाई होंगी तो, क्योंकि वो तो जो है सब गल गई होंगी ना। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अगर जल गए, मान लो आग लग गई, तो वो जले हुए रूप में बचे रह जाएंगे ज़्यादा टाइम तक। क्या पुरातत्व को बहुधा कपड़ों के अवशेष यानी कपड़े वगैरह के अवशेष भी मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। हाँ, क्योंकि कम मिले हैं, कम मात्रा में मिले हैं, लेकिन जैसे कुछ हम देखते हैं आभूषण वगैरह ज़्यादा मिले हैं। तो पांडुलिपियाँ हो गई, जो अभिलेख हो गए, जो पुरातत्व हो गए, ये जो जानकारियाँ हैं ना, इनके लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ कहते हैं इसको? स्रोत। स्रोत यानी जहाँ से हमें उन इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी मिले या निकले, उस जगह को क्या कहते हैं? इतिहासकार स्रोत कहते हैं। और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ये तो सबको पता है। और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब हमें ये पता चल जाए ना, हाँ भाई ये चीज़ है, अब सामने चीज़ है तो हमारे सामने हो गया प्रैक्टिकल एकदम, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ने में मज़ा भी आता है, रोचक हो जाता है मामला। तो क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं। एविडेंस, जो स्रोत है एक तरीके से एविडेंस का काम करते हैं, जो हमें इतिहास को पुनर्निर्माण करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अतीत शब्द की अगर हम बात करें तो ये एक वचन है या अनेक वचन यानी बहुवचन है? तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक की अगर हम बात करें तो हमारी जो बुक का नाम है वो क्या है? हमारे अतीत। तो हमारे मतलब तो ज़्यादा हो गया है ना। अब अतीत की बात करें तो क्या वो एक वचन है या बहुवचन शब्द है, उसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है। तो अतीत शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किया जाता है, इसीलिए हमारे, हमारा अतीत नहीं बोला, हमारे। तो अतीत इतिहास जो है वो क्या है? बहुवचन है। ऐसा इस तथ्य के और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि भाई अलग अलग समूह होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, उनके लिए अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। अब एक चीज़ है, कोई सोर्स है, तो उसमें तो कई सारे पॉइंट हो सकते हैं ना भाई। कोई बंदा कहेगा इतिहास के इस सोर्स का मतलब ये था, किसी का अलग विचार होगा, अलग अलग विचार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें पशुपालक और कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, और व्यापारियों का जो जीवन होता था शिल्पकारों के जीवन से अलग। यानी जो शिल्पकार हो गए उनका अपना जीवन होता था, राजा रानियों का उनका अपना अलग जीवन होता था, किसानों का अलग जीवन होता था, जो पशुपालक वगैरह हुआ करते थे उनका अलग, सबका अलग अलग जीवन था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि भाई हमारे समाज में डाइवर्सिटी, विभिन्नता बहुत है, तो उस टाइम पे भी हुआ करती थी। तो उस समय भी जो देश के अलग अलग हिस्से होते थे उसमें लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन भी करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप की अगर हम बात करें तो अधिकांश लोग अपना भोजन जो है मछलियाँ पकड़ के, शिकार करके, फल फूल वगैरह जो होते हैं उनको इकट्ठा करके इस तरीके से प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो लोग जो है खाद्य आपूर्ति के लिए उन व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, यानी किसानों पर हम लोग निर्भर रहते हैं। तो इस तरह के भेद अब आज भी तो डिफरेंस हो गया ना भाई, शहरों और गाँवों का जो रहन सहन है, भोजन प्राप्त करने का तरीका है वो अलग हो गया। तो इसीलिए जो अतीत शब्द है वो क्या है? बहुवचन शब्द है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का जो लेखा जोखा रखते थे ना, यही कारण है हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ठीक है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, किसान, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो देखो सिंपल सी बात है, जो राजा है उसके पास सोर्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा शिलालेख वगैरह अपनी बातों को लिखवाएगा। आम आदमी तो भाई अपना काम धाम करना, खाना पीना खाना, इसी में लगा रहता है आज भी, और पहले भी तो उस तरह टाइम कहाँ मिलता होगा कि वो जाके शिलालेख लिखवाए। तो इसीलिए जो है राजा और इनके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ हमें इतिहास में मिलती हैं, ठीक है। जैसे हड़प्पा में हमने देखा था कि भाई कुछ पृष्ठ वगैरह की जो और राजाओं वगैरह के बारे में ज़्यादा मूर्तियाँ वगैरह निकलती थी, ठीक है, नृत्यांगना नृत्य करती हुई वो जो मूर्ति थी। तो ये एलिट मतलब जो राजा महाराजा होते थे उनके ज़्यादा जो है स्रोत मिलते हैं, ठीक है। तो हमें उनके जीवन के बारे में जो है जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है इसलिए कि इससे एग्जांपल तो है कि भाई हड़प्पा की जो अभी लिपि है ना भाई, वो पढ़ी नहीं जा सकी, उसका पूरा एग्जैक्ट मतलब इतिहासकार पता नहीं लगा पाए। गेस कर रहे हैं वो अलग बात है, पर अभी एग्जैक्ट पता लगाना शेष है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डेट्स के ऊपर कि भाई इतिहास में जो है तिथि का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि भाई जैसे हमने कहा इतिहास में कब, तो कब का जवाब कहाँ से मिलेगा भाई? तिथि से ही तो मिलेगा ना। तो तिथियों की अगर हम बात करें तो अगर कोई हमसे पूछे इस विषय में तो हम उस दिन की तारीख, माह, वर्ष ऐसे करके बता देंगे, कोई भी तिथि है,
ठीक है, ठीक है। इस तरह की कोई और वर्ष बता देंगे, जो भी होगा भाई, जो भी उस दिन की तारीख होगी बता देते हैं। तो वर्ष की यह गणना जो है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अब यहाँ ध्यान रखना भाई, वो जो चलता है ना कि BC, BCE, AD, इन सब चीज़ों के बारे में फ़र्क, तो जो गणना है ना भाई किसी भी इतिहास के या तिथियों की, तो ईसा मसीह जो है उनके जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद की है। ठीक है, 2000 अगर सिंपल लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद की ये घटना है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को लिखेंगे ईसा पूर्व, ईपू यानी ईसा पूर्व, ईसा से पहले। ठीक है, तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ई पूर्व का मतलब ईसा मसीह से पहले की बात हो रही है। और सिंपल अगर लिखा हुआ है 2000, 3000, जो भी हजार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया ईसा मसीह के बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एक डेट्स की ऊपर बात कही गई है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा टेबल में एक इंपॉर्टेंट ये बताया हुआ है कि भाई अंग्रेजी में जो BC है उसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, यानी ठीक है समझ गए, बिफोर क्राइस्ट। एक जगह तो ये जो है एग्जाम में पूछा हुआ था कि BC का फुल फॉर्म ही बताओ क्या है, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। तो कभी कभी तुम तिथियों को AD, ठीक है, हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है AD को। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनो डोमिनी। ठीक है, इसका तात्पर्य हो गया ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से हो गया। AD मतलब जन्म जिस वर्ष में हुआ ईसा मसीह का, उसी की बात हो गई, उससे पहले ईसा पूर्व हो गया। ठीक है, कभी कभी AD की जगह CE भी लिखा मिल जाता है, या BC की जगह पे BCE भी मिल जाता है। तो CE अक्षरों का जो है कॉमन एरा, CE की फुल फॉर्म हो गई कॉमन एरा, और BCE का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरीके के जो है शब्द हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि विश्व के जो अधिकांश देश है ना, अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो भारत में जो तिथियों का रूप का प्रयोग किया जाता है वो लगभग 200 वर्ष पूर्व, यानी भारत में जो डेट्स वगैरह पर जो शुरुआत हुई तिथियों पर ध्यान देने की, वो 200 साल पहले लगभग आरंभ हुई है। और कभी कभी अंग्रेजी और के BP अक्षरों का भी प्रयोग होता है। ठीक है ना, जिसका BP का मतलब हो गया बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले है। इस तरीके से जो है इनकी शॉर्ट फॉर्म्स और बताई हुई है किस तरीके से कि इतिहास में जैसे लिखा जाता है, तो वो हमको पता होना चाहिए। इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले वाली बात हो गई। AD जो है ईसा मसीह के जन्म की ही बात हो गई। ठीक है ना, एनो डोमिनी। तो इस तरीके से आप लोगों को जो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, और AD की जगह जो है CE लिख देते हैं, एक ही बात है, और BC की जगह BCE लिख देते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। तो बेसिकली BC और AD ये दो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, AD CE हो गया, और BC की जगह BCE भी लिख देते हैं। ये अलग अलग एक अपना ट्रेंड है। ठीक है, तो अब अगर हम आगे देखें इसमें, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि भाई ये कुछ यहाँ बताया हुआ है कि किस तरीके से हमने पढ़ा कि अभिलेख जो है कठोर, जो अभिलेख हम देखते थे ना कि पत्थरों पे जो है कुछ खुदवा के लिखवाया है, तो उत्कीर्ण वगैरह करवाए जाते थे। तो इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे, यानी बहुत टाइम हो गया। और सभी अभिलेखों की लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अभी लिखने के लिए जो भी अभिलेख होते थे उनकी अपनी अपनी लिपि हुआ करती थी और भाषा भी होती थी। ठीक है, समय के साथ साथ जो अभिलेख हैं उनमें प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बदलाव आ चुका है। ठीक है, विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया होती है। भाई कोई भी लिपि है अज्ञात, तो उसको पता करने के लिए उसका अर्थ एक सिंपल प्रोसीजर होता है। उसको अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, जहां 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहा करते थे। ठीक है, तो मिस्र से एक लिपि है। तो ये देखो, ये तरीका बता रखा है बेसिकली, मतलब तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बताया कि भाई कुछ तरीके से रीजनिंग में नहीं होता कि भाई इसका मतलब P हो गया, इसका मतलब ये हो गया, तो ऐसे करके आप मतलब जो ये सिंबल्स हैं भाई, उस टाइम पे तो चित्र हुआ करते थे, तो चित्रों को क्या करो आज के टाइम पे अल्फाबेट के तरीके से नाम दे दो। ठीक है, हम नाम दे दिया तो फिर उनको पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि भाई ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब P हो गया। ये हाफ वो है सेमी सर्कल, तो इसका मतलब T हो गया अर्धवृत्त। ये ऐसे पता नहीं क्या, ये इसका वो हो गया। ठीक है ना, और ये लायन हो गया। ठीक है, ये M हो गया। इस तरीके से अलग अलग जो चित्र हुआ करते थे उसको नाम दे दिया ताकि उनको समझ आ सके कि लिपियों को पढ़ना कैसे। तो ये एक तरीका है जिससे इतिहासकार इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि वे लोग जो पुरानी लिपियां हैं उनको पढ़ करके उनका जो एक्चुअल मतलब है उसको पता लगा सकें। जैसे अभी इसमें बताया हुआ है कि भाई मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम की एक कस्बा है जहाँ पर ऐसे पत्थर मिले हैं जो अभी दिखाया है, और एक ही लेख में भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, उस टाइम पे वहाँ पे यूनानी और मिस्र दो प्रकार की लिपियाँ चलती थी। तो कुछ लोग जो है विद्वान यूनानी भाषा को पढ़ सकते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के राजा रानियाँ जो है वो नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं जिन्हें कारतूस कहा जाता था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना भाई, राजा रानियों के जो नाम जिस फ्रेम में दिखाए गए हैं उसे क्या कहते थे, कारतूस।
और इसके बाद विद्वानों ने जो है यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल करते हुए मिस्री जो अक्षर हुआ करते थे उसकी समानार्थक ध्वनियों की पहचान करी। ठीक है, अब ये तुमको ये बताया है एक सिंपल नॉलेज के लिए कि किस तरीके से इन लिपियों को पढ़ना है। बाकी तुमको पढ़ने उन लिपियों को नहीं जाना, बट मेन बात ये रखनी है माइंड में कि हाँ कुछ इस तरीके से जो है उनको एक पहचान दे करके लिपियों को जो है जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जो चित्र हैं उनको अलग अलग अक्षर दिया हुआ है और उन अक्षरों के हिसाब से जो है पढ़ने में आसानी रहती है लिपियों के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमारा जो चैप्टर है 6 वो कंप्लीट हो गया है। एक जो अगर हम डेट्स की बात कर रहे थे तो जो कृषि का आरंभ हुआ है वो 8000 वर्ष पूर्व हुआ है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृषि का जो आरंभ है वो 8000 वर्ष पूर्व हुआ है। सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगर है वो 4700 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। ठीक है, और गंगा घाटी के नगर मगध जो बड़ा राज्य हमने जिसकी बात करी थी कि भाई गंगा के दक्षिण में था, तो वो 2500 वर्ष पूर्व की घटना की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान की अगर हम बात करें तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 2000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो इसमें मेन 3 ये कृषि का आरंभ, सिंधु का प्रथम नगर, गंगा घाटी के जो नगर है मगध, इसका डेट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और उसको भी बड़े ही डिटेल में अच्छे से समझेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन सकते हैं उस चैप्टर के अंदर से, बिटवीन द लाइन, बिटवीन द वर्ड्स, उन सबको देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।